मेरी बुआ की उम्र 36 साल हो गई थी। उनके लिए जो भी रिश्ता आता वह बुआ जी को देखकर मना कर जाते, क्योंकि मेरी बुआ जी बहुत ही बदसूरत और काली स्याह थी। हम सब बुआ जी की वजह से बहुत परेशान थे। फिर अचानक हमारे गांव के चौधरी के बेटे का मेरी बुआ जी के लिए रिश्ता आ गया। लड़के की उम्र 20 साल थी, मगर वह मेरी बुआ जी से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। शादी की पहली रात थी, उसने बुआ जी को हीरे का हार मुंह दिखाई में दिया और अपनी सारी जायदाद और बाग बगीचे बुआ जी के नाम कर दिए। वह लड़का तो मेरी बुआ जी का गुलाम बन गया था और मेरी बदसूरत बुआ राज करने लगी थी। मैं भी अपने पति को इसी तरह अपना गुलाम बनाना चाहती थी। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मैंने बुआ जी से कहा कि मुझे भी अपने पति को काबू करने का तरीका बताएं। बुआ जी कहने लगी, ये सब जानने के लिए तुम्हें आज रात मेरे कमरे में सोना होगा। मैं उनके साथ उनके कमरे में सो गई, मगर उस वक्त मेरे जिस्म से जान ही निकल गई जब बुआ जी ने अपने पति को। मेरा नाम रिया है, मैं पंजाब के एक गांव की रहने वाली हूँ। ऊपर वाले के बनाए हुए सभी प्राणी खूबसूरत हैं, किसी को बदसूरत कहना तो नहीं चाहिए, पर इसमें भी कोई झूठ नहीं है कि मेरी बुआ जी बहुत बदसूरत थी। उनके चेहरे का रंग पक्का और काला था। अभी तक मेरी बुआ जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन बुआ जी का ऐसा नसीब खुला कि सब औरतें हैरान रह गई थीं। देखते देखते बुआ जी का रिश्ता गांव के चौधरी के बेटे के लिए आ गया और इस तरह बुआ जी की शादी दिनों और हफ्तों में तय हो गई। बुआ जी विदा होकर चली गई थीं, लेकिन बुआ जी शादी से पहले अलग तरह की ही हरकतें करती थीं। वह हर वक्त यही बातें करती रहती थीं कि मैं अपने पति को अपना गुलाम बनाकर रहूंगी। खैर, बुआ जी की शादी हो गई। मेरी माँ कह रही थी कि उसका काला चेहरा देखकर कहीं चौधरी का बेटा पहली रात ही उससे तलाक न ले ले। मगर जब शादी के दूसरे दिन बुआ जी हमारे घर आई तो उनके चेहरे का रंग खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। उनको इस तरह खिला खिला और कीमती कपड़े पहने देखकर मोहल्ले की सब औरतें उनके आसपास इकट्ठी हो गईं। सब औरतें कहने लगीं, मुंह दिखाई में क्या मिला। बुआ जी ने इतराते हुए अपने गले में पहना हीरे का हार दिखाया और बोली कि मेरे पति ने तो मुझे हीरे का हार दिया है और साथ यह भी कहा है कि वह अपनी सारी जायदाद और जमीन बाग बगीचे मेरे नाम कर देंगे और वह मुझे अपने दिल की नहीं बल्कि अपने साम्राज्य की मलिका बनाकर रखेगा। बुआ जी की यह बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। एक मर्द कैसे अपनी पत्नी को शादी की पहली रात यह कह देगा कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। खैर, मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ बुआ जी का घर बस गया है, लेकिन अब सब औरतें बुआ जी के पीछे पड़ी थीं। बुआ जी कह रही थीं कि मैंने अपने पति को यानी चौधरी के बेटे को एक रात में ही अपना गुलाम बना लिया है। अब वह मेरा इतना गुलाम बन गया है कि वह तो मेरे इशारों पर नाचेगा। सब औरतें बुआ जी से पूछने लगीं कि तुमने पहली ही रात ऐसा क्या किया कि तुम्हारा पति तुम पर लट्टू हो गया। अरे, तुम्हारा तो रंग भी काला है और तुम बूढ़ी भी लगती हो, फिर तुमसे कम उम्र पति तुमसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गया। बुआ जी कहने लगी, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी तो ये राज सबको पता चल जाएगा। यह मर्दों का राज है, मैं इसे यूं नहीं खोल सकती और मैं उसी को बताऊंगी जो मुझे इस राज को बताने के काबिल लगेगी। यह बात सुनकर माँ खामोश हो गई थी। अरे भाई, अच्छी बात है, तुम्हारे भाई ने तो सारी जिंदगी हम पर राज किया, तुमने जाकर पहले ही दिन अपने पति को गुलाम बना लिया है। अब हमें भी कुछ सिखा दो ताकि हम भी अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। बुआ जी इस बात पर हंस पड़ी थी। अरे भाभी, आपके बस की बात नहीं है, यह बस मुझ जैसी औरतों को ही आता है। बुआ जी की बात सुनकर माँ को गुस्सा आया। वह तो कमरे से बाहर आ गई, पर मैं कमरे में ही बैठी रही। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने बुआ जी को रातों रात बदल दिया है। लेकिन अभी यह झटका ही खत्म नहीं हुआ था कि अगले दिन हमें एक और हैरान करने वाला किस्सा देखने को मिला। माँ सुबह उठकर कहने लगी कि हमें आज तुम्हारी बुआ के ससुराल जाना चाहिए। हम लोग बुआ जी के घर के लिए निकल गए। माँ ने बाजार से अच्छा खासा फ्रूट भी ले लिया था, लेकिन वहाँ जाकर एक अजीब चीज देखने को मिली थी। बुआ जी के घर में जाते ही हमें किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। हम सबके कान खड़े हो गए।
भगवान ना करे कहीं बुआ जी को कुछ हो तो नहीं गया। माँ आगे बढ़ती हुई बुआ जी के कमरे की तरफ दौड़ी, मगर यह देखकर हम सब की हैरत की इंतहा ना रही कि बुआ जी की सास बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अरे मेरे बेटे को ना जाने क्या हो गया है, वह अपनी पत्नी के कहने में आकर मुझसे लड़ाई कर रहा है। माँ ने पूछा तो बुआ जी की सास ने बताया कि मेरा बेटा अपनी सारी जमीनें अपनी पत्नी के नाम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे मेरे दस्तखत चाहिए और अब यह मुझ पर जबरदस्ती कर रहा है। यह बात सुनकर हम सब के तो कानों से धुआं निकलने लगा। कोई भी बेटा अपनी माँ की वफादारी को कैसे भुला सकता था, और आखिर क्यों वह अपनी सारी जमीनें अपनी पत्नी के नाम करना चाहता था। बुआ जी साइड में खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। मुझे तो यह सारे हालात देखकर रोना आ गया था। मेरी माँ भी परेशान हो गई। बुआ जी ने किसी भी बात की फिक्र न करते हुए अपने नौकर को इशारा किया और कुछ देर में हमारे सामने बहुत से खाने रख दिए गए थे। मैंने देखा बुआ जी का पति डरा सहमा सा बैठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वह बुआ जी से एक ही रात में डर गया हो और किसी से कोई बात ना करना चाहता हो। वह मेरी बुआ जी को निवाले तोड़ तोड़ कर खिला रहा था। हम सब बुआ जी की किस्मत पर गर्व कर रहे थे। कुछ देर बाद हम अपने घर वापस आ गए। रास्ते में माँ कहने लगी, भाई तुम्हारी दादी ने तो सारी जिंदगी मुझ पर जुल्म किए थे। भगवान जाने तुम्हारी बुआ ने अपने पति को ऐसा क्या घोलकर पिला दिया है कि वह एक ही रात में उसका गुलाम बन गया है। बाबा फौरन बुआ जी की तरफदारी में बोल उठे कि मेरी बहन है ही इतनी मोहब्बत करने वाली, मोहब्बत की वजह से वह हर किसी को अपना बना लेती है। जिंदगी में कभी ऐसी औरतें मार नहीं खाती। देखो उसका पति उसकी वजह से अपनी माँ से लड़ रहा है। हाँ वह गलत कर रहा है, पर यह भी तो देखो कि उसकी पत्नी की मोहब्बत ने उसे कितना पागल कर दिया है। बाबा तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उनकी बहन ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। सच बात तो ये है कि मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। बुआ जी की सास बहुत बूढ़ी औरत थी और हमारे गांव की चौधरानी भी थी। उनके साथ इतना बुरा सलूक मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। हम लोग घर पहुंचे तो माँ मुझसे कहने लगी कि तुम भी किसी तरह अपनी बुआ से यह राज जानने की कोशिश करो ताकि शादी के बाद तुम भी ऐसी ही ऐश की जिंदगी गुजारो। फिर माँ कहने लगी कि जब उनकी शादी हुई थी तो बुआ जी जवान थी। बुआ जी की उम्र उस वक्त तकरीबन 18 साल होगी। लेकिन जब माँ इस घर में आई तो बुआ जी ने अजीब नाटक शुरू कर दिए थे और शादी की रात जब पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उस रात बुआ जी बेहोश हो गई और बाबा सारी रात बुआ जी के पास रहे। जब उन्हें होश आया तो उनको तसल्ली देते रहे और सुबह के 4 बजे जब वह अपने कमरे में गए तो माँ को नींद आ गई थी और उन्हें अपने पति का यह रवैया अच्छा नहीं लगा था। उन्हें तो बहुत बुरा और अजीब लगा था कि उनका पति पहली रात ही अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी बहन को तसल्लियां देने पहुंच गया। हालांकि उस वक्त उसकी माँ भी जिंदा थी और बाबा भी जिंदा थे, लेकिन फिर भी बुआ जी को अपने भाई को ही तकलीफ देनी थी। उनके इस खास पल को बर्बाद करना था। उस दिन से माँ और बुआ जी की दुश्मनी सी हो गई थी, लेकिन बुआ जी ने कभी अपनी दुश्मनी को जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन अब जो यह मामला हुआ था यह और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। बुआ जी ने तो वहां जाकर भी यही गुल खिलाए थे। पहले अपने भाई को काबू किया हुआ था और अब उसने अपने पति को भी काबू कर लिया था। अब माँ मुझे यही कहती थी कि तुम अपनी बुआ के राज का किसी न किसी तरह पता चलाओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। मैंने कहा कि माँ मैं इन बेकार बातों में नहीं पड़ना चाहती। अगर आपको कुछ करना है तो आप खुद ही कर लें। वैसे भी आपकी उम्र तो गुजर गई है, अब आपको बाबा पर राज करके ऐसा क्या कर लेना है। माँ ने यह बातें मुझसे कही थी और अब मुझे वाकई में दिलचस्पी होने लगी थी। बुआ को 2 दिन के बाद हमारे घर दावत पर आना था। शादी के बाद उनके पति के साथ हमारे घर में पहली दावत थी। हमने खूब तैयारी कर रखी थी। मैंने सोचा था कि मैं बुआ को बहुत ही ज्यादा खास महसूस करवाऊंगी। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको मायके से विदा करके हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए मैंने तकरीबन 5-6 तरह के खाने बनवाए थे। मेरी बुआ जी को सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई थीं, लेकिन बुआ जी का पति उनके पास ही बैठा हुआ था।
हैरत की बात तो यह थी कि बुआ जी हाथ धोने के लिए उठकर वॉशरूम में जाने लगी तो उनका पति उनके पीछे पीछे चला गया था। मुझे उनके पति की हरकत अजीब सी लगी थी और फिर जब वह वापस आकर टेबल पर बैठी तो उनका पति भी उनके साथ बैठ गया। फिर मैंने देखा कि उसने बुआ जी के दुपट्टे का पल्लू भी पकड़ रखा था। आय हाय, ये तो बिल्कुल ही बच्चा निकला माँ ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा था। लेकिन माँ, जिस तरह से वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे जा रहा है, कोई तो वजह होगी। अब मुझे भी दिलचस्पी हो रही थी। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि दाल में कुछ काला है, पर तू मेरी कोई बात सुनती कहाँ है। माँ की बात सुनकर मुझ में जोश बढ़ गया था। मैंने कहा, माँ, अब अगर मैं राज ना पता कर लूं तो आप कहना। लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि एक हफ्ते बाद यह राज खुद ही खुलकर सबके सामने आ गया था। उस दिन तो बुआ जी ने रात को अपने पति के साथ ही अपना बिस्तर लगा दिया था और कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। माँ कानों को हाथ लगाने लगी और बुआ जी से कहने लगी कि तुम्हें भाई के घर आकर शर्म नहीं आती, अपने पति के साथ रहोगी। तब बुआ जी ने बड़ी मक्कारी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, असल में मैं अपने पति को अकेला 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ। बस इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हमें अलग कमरा दिया जाए और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। मेरी इनके साथ शादी हुई है, मैं पत्नी हूँ, इनकी भागकर तो नहीं आई। ये सुनकर माँ खामोश हो गई थी, पर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि आधी रात को बुआ के कमरे के बाहर जरूर चक्कर लगाओ और कोई ना कोई बात निकालने की कोशिश करो। खैर, रात को मैं दूध देने के बहाने बुआ जी के कमरे में गई। खुशकिस्मती से उस वक्त मैंने देखा बुआ जी बाथरूम में थी, जबकि फूफा जी बाहर बेड पर ही बैठे हुए थे। मैं दौड़ लेकर कमरे में गई। फूफा जी मुझे देखते ही घबरा गए और इशारे से मुझे कुछ कहने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी बात का डर है और वह हमसे मजबूरी में कोई बात भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मेरी बात सुनकर फूफा जी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता से बोले, बस चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ, अगर मेरी मदद कर सकती हो तो। फूफा जी अभी यह बात कह ही रहे थे कि बाथरूम का दरवाजा खटाक से खुला और मेरी बुआ जी मेरे सामने आ गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह बुआ जी में दूध देने आई थी। मैंने हड़बड़ाकर बुआ जी की बात का जवाब दिया था। बुआ जी को अचानक गुस्सा आ गया और वह कहने लगी, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों की चालें खबरदार, जो मेरे पति के आसपास भी भटकी, और अब जाओ यहाँ से। अरे बुआ जी, क्या हो गया है? वह मेरे फूफा जी हैं और आप यह घटिया बातें कर रही हैं। मेरी बात सुनकर बुआ जी की आंखें लाल हो गईं और वह कहने लगी, तुम जैसी लड़कियों को बस मर्दों को फंसाने का शौक होता है, निकलो मेरे कमरे से। बुआ जी की घटिया सोच पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मेरा और उनके पति का तो रिश्ता भी जायज नहीं था, फिर वह यह बात कैसे कर सकती थी? मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैंने सोचा था कि अब तो मैं बुआ जी के बारे में सारी बातें और सारे राज उगलवा कर ही रहूंगी। उनका पति भी यकीनन उनसे खुश नहीं था, वह डरा हुआ था। यकीनन उसकी कोई कमजोरी थी जो कि बुआ जी के पास थी, और बुआ थी कि कोई भी बात होती उसे ऐसे छुपाती कि हम बस देखते ही रह जाते हैं। पर 1 हफ्ते के बाद ही एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ, जिसमें न सिर्फ बुआ जी की हकीकत हमारे सामने आई, बल्कि हमेशा के लिए उन औरतों की जिंदगी भी बदल गई जो बुआ जी से अपने पति को काबू करने का राज जानना चाह रही थीं। उस रात के तकरीबन 2 बजे जब बुआ के घर से फोन आया था, बाबा ने फोन उठा लिया था। बात करने पर पता चला कि उनके घर में कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे, इसलिए माँ बाबा मुझे भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वह मुझे भी साथ लेकर गाड़ी में बैठे। तकरीबन आधे घंटे बाद हम अस्पताल के दरवाजे पर थे। हम वार्ड में पहुंचे तो देखा आगे बुआ जी ही बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। हमने तो सोचा था कि शायद बुआ जी के घर में कोई इमरजेंसी है, पर यहाँ आकर तो यह पता चला कि बुआ जी को खुद ही कोई दौरा पड़ा है। अब कौन सा दौरा पड़ा है, क्या बीमारी हुई है, यह तो मुझे नहीं पता था, लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इम्तिहान न रही कि बुआ जी के पति की भी बहुत बुरी हालत थी, फूफा जी की।
तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे और वह बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह भी बीमार हो। मैंने उनसे बात की और कहा कि फूफा जी, आपको क्या हुआ है? तो वह खामोश हो गए और फिर कहने लगे कि यह बातें बताने का वक्त अभी नहीं आया। जब मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, मैं बातचीत करने के काबिल हो जाऊंगा। मैं फूफा जी का दुख समझ सकती थी। आज भी वह अपनी पत्नी की मोहब्बत में ही पागल थे। भगवान जाने अब क्या होने वाला था। थोड़ी देर के बाद एक लेडी डॉक्टर आई और कहने लगी कि हमें पेशेंट को इमरजेंसी रूम में लेकर जाना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आखिर बुआ जी को क्या बीमारी हुई है? उन्हें इमरजेंसी में क्यों ले जाया जा रहा है? हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि वह भी कुछ नहीं बता सकते। बहरहाल बुआ जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि बुआ जी हमारी आंखों से ओझल आई। सीयू में पड़ी जिंदगी की उलझन में थी। सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जबकि फूफा जी बिल्कुल भी बेचैन नहीं थे। वह बस आराम और सुकून से बैठे इधर उधर देख रहे थे। मैंने सोचा कि कितना असंवेदनशील इंसान है, अपनी पत्नी के सामने उसकी मोहब्बत का दिखावा करता है, और जब वह अभी जिंदगी मौत की उलझन में है तो बाहर बैठा आराम से जिंदगी के मजे ले रहा है। मैंने यह बात माँ को बताई तो वह कहने लगी, उन्होंने हमें सारी कहानी बताने का फैसला किया है और जब तुम्हारी बुआ होश में आ जाएगी तब वह हमें सारी हकीकत बताएंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। उसने मुझे बुलाया। मैं अंदर गई तो मेरे साथ मेरी माँ और फूफा जी भी थे। हम सब लोग इमरजेंसी में चले गए। बुआ जी सबसे मिलना चाहती थी। मैंने देखा बुआ जी के बाल बिखरे हुए थे। उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं। ऐसा लगता था कि बुआ जी को अपने आप पर या फिर किसी और पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हमारे आते ही बुआ जी बेचैन होकर उठी थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी पागल को पागलपन के दौरे पड़े हों। बुआ जी की हालत काबिले रहम थी। नर्स ने उन्हें काबू करने की कोशिश की और कहा कि उनकी हालत फिर से खराब हो गई है, आप अभी बाहर ही चले जाएं, मरीज की हालत ठीक नहीं है। नर्स ने हमें बताया कि बुआ जी को बेहोशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और वह बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनको किसी दिमागी दबाव की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। अब तो यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि बुआ के साथ भी कोई दिमागी परेशानी थी, लेकिन उनका पति भी खुश नहीं था, ना ही सास जालिम थी। फिर ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी परेशानी ने बुआ जी को आईसीयू तक पहुंचा दिया था। थोड़ी देर के बाद फूफा जी फिर कमरे में चले गए। बुआ जी को होश आ गया था, लेकिन मेरे फूफा जी बहुत परेशान थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वह अपनी पत्नी से उम्मीद हार बैठे हैं। उनको यूं परेशान देखकर हम सब उनके करीब इकट्ठे हो गए। हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, किस चीज ने आपको इतना बेचैन किया है, आप सारी हकीकत बता क्यों नहीं देते। तब फूफा जी मेरी बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे, बस बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं अगर कहानी शुरू करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं तुम्हें मुख्तसर बताता हूँ। मेरे बाबा भी हमारे साथ ही थे। फूफा जी कहने लगे, असल में मैं तो शहर की किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। मैं तो तुम्हारी बुआ को पसंद भी नहीं करता था, मगर एक दिन में शहर जा रहा था और तुम्हारी बुआ सड़क पर खड़ी होकर मिठाई बांट रही थी। मुझसे गलती यह हुई कि मैंने गाड़ी रोककर तुम्हारी बुआ से मिठाई लेकर खा ली। बस उसमें कोई ऐसा असर था कि मैं तुम्हारी बुआ की तरफ खींचा चला गया और शादी की जिद कर बैठा, जबकि मेरे घर में इस शादी के लिए कोई तैयार नहीं था। और फिर जब मैंने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो उसने एक बार फिर मेरे सामने मिठाई वाला डब्बा रख दिया और बोली कि यह खा लो। मैंने उस डब्बे में से रसगुल्ला निकाल कर खा लिया और जब मेरी पत्नी ने घूंघट उठाया तो मेरी तो जैसे आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही थी। मैं उसकी तरफ दीवानों की तरह बढ़ता गया और वह मुझ में खो गई। लेकिन अब यह रोज का नियम बन गया था। मेरी पत्नी रोज मुझे कभी बर्फी तो कभी रसगुल्ले खिलाती और फिर मुझे कुछ होश न रहता। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। फिर मेरी पत्नी दिन भर मुझसे जो भी काम कहती मैं कर देता था। मैं अपनी पत्नी की हर बात मानता था। मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी रहती। वह कहती थी
कि तुम्हें मेरे पास से उठकर कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पर अपनी पत्नी की यह बात मुझे समझ नहीं आती थी कि वह हर वक्त मुझे अपने पास क्यों रखना चाहती थी। शायद आप लोगों ने भी मेरी बिगड़ती हुई सेहत को देखा होगा। कुछ दिनों से मेरी सेहत खराब रहने लगी थी। यहाँ तक कि मैं उठकर बैठता तो मुझे तकलीफ महसूस होती। मैं हर वक्त लेटा ही रहने लगा था। लेकिन मेरी पत्नी को मेरी इस हालत पर खुशी होती। वह कहती कि अब तुम हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहोगे। मैं अपनी पत्नी की इस बात पर बहुत शक में पड़ गया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसने इतनी बड़ी बात क्यों की है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। मैं उसी दिन एक बाबा जी पास गया और उनको सारी बात बताई। वह कहने लगे कि तुम अगले दिन वह मिठाई लेकर मेरे पास आ जाना। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस मिठाई को ध्यान से देखा और कहने लगे, यह तो शैतानी है, इसी ने तो तुम्हें बर्बाद कर रखा है। तुम्हारी पत्नी ने काले जादू से तुम्हें अपना गुलाम बनाया हुआ है। उस कमबख्त को इतना नहीं पता कि पति सिर्फ मोहब्बत से जीता जाता है। वह तो तुम्हें मार देगी, बस तुम्हें अपना बनाकर रखेगी, तुम और किसी काम के लिए नहीं रहोगे। यह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने पूछा, इसका हल क्या होगा? तब वह कहने लगे, इस मिठाई पर मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और तुम इसे पानी में बहा देना, लेकिन फिर इसका असर उलट हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी पर असर होगा, पर यही उसकी सजा है। अगर उसको ये सजा नहीं मिली तो वह फिर ऐसा ही करेगी। मैं अब और ये हालात नहीं देख सकता था। उस बाबा जी के कहने पर जाकर मैंने वह मिठाई समुंदर के पानी में बहा दी। बस फिर क्या होना था, उस दिन से तुम्हारी बुआ जी की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। मेरे बस में यही था। अब जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। उनकी बात सुनकर हम सबके दिमाग चकरा गए थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बुआ जी अपनी शादी के लिए किसी काले जादू का सहारा ले रही थी और अपने पति को काबू करने के लिए इस हद तक चली जाएगी। शायद इसलिए कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, मगर वह अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने यह हरकत की थी। लेकिन जो भी था, उन्होंने बहुत गलत रास्ता चुना था। फिर कुछ दिन के बाद बुआ जी की हालत और बिगड़ गई। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया था और अब उन्हें पागल खाने में भेजना हमारी मजबूरी बन चुकी थी। हम लोगों ने उसे ऊपर वाले की तरफ से दी हुई सजा समझकर स्वीकार कर लिया। फूफा जी ने मेरी बुआ जी को तलाक दे दी है और अब वह पागल खाने में अपनी जिंदगी गुजार रही है। आज मुझे बहुत दुख होता है। काश वो अपनी शादी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती, रो रो कर प्रार्थना करती, उनकी प्रार्थना स्वीकार हो ही जाती, वह कोई सीधा रास्ता अपनाती। मगर उन्होंने यह सब करके खुद ही अपनी जिंदगी को नर्क बना दिया था। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।